अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइन से आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का समर आम अफराद तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबों को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफे पर बिला ताखीर महंगाई की जाती रही। बिल्कुल, मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाई जाए, ऐसी हिदायत जारी की हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा इकदाम उठाया है। सूबों को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने पंजाब और KPK की सूबाई हुकूमतों को ये पैगाम दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का समर आम अफराद तक पहुँचना चाहिए। ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताखीर महंगाई की जाती रही है। तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हर सूरत कीमतों में कमी करवाएं, बसूरत दिगर अगर कोई कमी नहीं करता तो इस हवाले से एक्शन लें। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा अहम इकदाम है, जिसमें उन्होंने सूबों को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। और इसी पर बात करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, हर एक आम आदमी की यही पुकार थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ाई जाती हैं तो महंगाई कर दी जाती है, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो महंगाई की शरह उस तनासुब से कम नहीं की जाती। अब आम आदमी की पुकार वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुनी है और उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं। आप समझते हैं कि इसका समर आवाम तक पहुँचेगा? तो आप देखिए, इसका कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो है कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर मजिस्ट्रेट हैं, वो छापे मार सकते हैं। कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, वो भी उन लोगों के साथ मिलकर की जाती हैं। उनकी मर्जी से जो है वो उसमें वो सारा सिलसिला किया जाता है। वो थोड़ा बहुत कमी बेशी होती है, लेकिन फिर उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो एक अलग मामला है। सस्ते बाजारों की सूरत अगर आप देखें, यहाँ पे फिक्स रेट दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी गिरा दी जाती है। किसी ने अगर अच्छी चीज खरीदनी तो उसको बाहर जाना पड़ता है और वहाँ सारे लोग मनमाने दाम देते हैं। वज़ीर आज़म का कर्म अपनी जगह पे है, उनका एहसास अपनी जगह पे है, लेकिन जो अमली सूरत हाल है वो यही है कि इस पे कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, कोई कंट्रोल ऐसा हो नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ कि एक खुली छूट है उन लोगों को कि वो जो चीज चाहे रेट लगाते हैं। अलबत्ता जब कभी वो रेट बढ़ाते हैं और उनसे कंज्यूमर अगर पूछता है कि आप ये रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, तो बताते हैं कि क्या करें, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। और यूँ लगता है कि वो सारी चीजें पेट्रोल से ही तैयार होकर आई है। और एक ट्रांसपोर्टेशन उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा उस पर जो है वो फर्क पड़ जाता है। लेकिन अब रिवर्स करने की अगर कोई बारी आई है तो मैं नहीं समझता कि ये डिमांड एंड सप्लाई का उसूल चलता है। और ये सारे का सारा ये देखा जाता है कि कितना किसी कंज्यूमर जो है वो उसकी मजबूरी से फायदा उठाया जा सकता है। आप अगर रेट लिस्ट देखें मुख्तलिफ जगह पे तो आपको पता चलेगा कि गुज़श्ता 5 साल की निस्बत या 3 साल की निस्बत जो है वो हर चीज उसका नर्फ ऊपर हो गया है। बासवा है इसके उन चीजों का नर्फ जो है कम है, जिनकी मांग नहीं है और वो मार्केट में दस्तयाब है, उनको फरोख्त करने वाला उनको कम कीमत पे बेचना चाहता है। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की सोच की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद ये सारा मामला अगर वो सूबों को खाली एक हिदायत दे देते हैं, एक खत लिख देते हैं, तो फिर वो सिर्फ उस खत की हद तक ही रहने के चांसेस हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि मार्केट के ऊपर इस अंदाज में असरअंदाज होकर लोगों से कीमतें कम करवाई जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीनेशनल कंपनी है या जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी मर्जी की कीमत देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद वो उसमें मामूली इजाफा करके एक दिन पता चलता है कि वो कई गुना उसकी कीमत बढ़ चुकी है और कोई वहाँ पे ऐसा चेक मौजूद नहीं है। तो अल्लाह करे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी ख्वाहिश का कोई असर हो और सूबाई हुकूमतें जो है वाकईतन इसके ऊपर कोई उनका आन स्लाट हो। लेकिन मुझे तो इतना पता है कि मैंने एक कसाई को ये कहते सुना कि जी मुझे 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ, हम उस वक्त 10.5 रुपये फी किलोग्राम गोश्त बेच रहे थे, अब हमने उसका रेट 11 रुपए कर दिया। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस बड़ा खतरा है, खुदा न खास्ता कराची की सूरत हाल न्यूयॉर्क जैसी ना हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया है। कहते हैं कि मई का महीना बहुत ख़तरनाक है, एहतियात करना होगी। 2% शराय अमवात रही तो 4 लाख अमवात हो सकती हैं।
कराची का जो सूरत हाल है वो खुदा ना खास्ता न्यूयॉर्क की तरह ना हो। हमने सब मिलके इसका मुकाबला करना है। ये पूरा मुल्क के लिए एक खतरा है, लेकिन कराची इस मुल्क के सबसे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड शहर है। खतरा है कि मई के एंड में जो बोझ, जो प्रेशर हमारे हॉस्पिटल्स में मुल्क भर में होंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। हमें बिल्कुल शुक्रिया सब कि इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। 2% के अलावा के बजाय 10% हमारा शरह अमवात हो सकता था। अगर सिर्फ 2% रहता है और सारे पाकिस्तान को लगता है तो फिर तकरीबन 4 लाख लोग खुदा ना खास्ता फौत हो सकते हैं। सिंध हुकूमत कभी आइसोलेशन में बिस्तर बढ़ाने की खबर देती है तो कभी अस्पताल में जगह खत्म होने का दावा करती है, मगर खुद सिंध हुकूमत के जारी करदा मरीजों के आदाद शुमार तो कुछ और ही बता रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। सिंध सरकार लोगों को क्यों डरा रही है? कभी दावा होता है कि अस्पताल में जगह नहीं, कभी कहते हैं आइसोलेशन सेंटर भर गए हैं और कभी वेंटिलेटर की कमी का रोना रोते हैं। हमारे अस्पतालों में इस वक्त ओवरफ्लो कर रही हैं। रोज़ाना 100 की तादाद में नए मरीज़ आ रहे हैं। हमारी जो सहूलियात हैं हम उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे अस्पताल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए। मगर हकीकत क्या है वो खुद सिंध सरकार के जारी आदादो शुमार में छुपी है। गौर करें, सिंध हुकूमत के बनाए गए करंटीना मराकिज में एक्सपो सेंटर में 1500, PAF में 600, गडाब अस्पताल में 150 और दुम्बागोट में 100 मरीजों की गुंजाइश है। यानी टोटल करंटीना सेंटर्स में 2350 मरीजों की गुंजाइश है, मगर सिंध सरकार ने यहाँ सिर्फ 733 मरीजों को ठहराया है, यानी 1617 बिस्तर खाली पड़े हैं। इसी तरह अस्पतालों का जायजा लें तो आगा खान में 40, ताओजा कैंपस में 30, इंडस अस्पताल में 18, सिविल में 24, जिना में सिर्फ 10 मरीज जेरे इलाज हैं। यानी सिंध सरकार के आदादो शुमार के मुताबिक अस्पतालों में सिर्फ 485 लोग जेरे इलाज हैं, जबकि 5262 मरीजों में से 4044 लोग तो अपने अपने घरों में जेरे इलाज हैं। इतनी बड़ी तादाद में अस्पताल और करंटीना मराकिज में जगह होने के बावजूद सिंध सरकार क्यों शोर कर रही है कि अस्पताल और करंटीना सेंटर्स भर गए हैं? जवाब तो देना होगा। वफाकी हुकूमत का एहसास प्रोग्राम कोरोना के फैलाव का बड़ा सबब है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं कि डाटा वफाक के साथ शेयर किया गया है। रकूम की तकसीम के दौरान SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। फवाद चौधरी ने बयान को मसाला करार दिया। कहा मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन ही नहीं। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है, नारा तो ये था, लेकिन खान सरकार और साईं सरकार आपस में झगड़ पड़ी। वफाक काम कर रहा है, केपी काम कर रहा है, पंजाब काम कर रहा है, सिंध हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं। ये चीनी चोर, आटा चोर, ये हमें बताएंगे, ये उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं। सिंध में वफाक के एहसास कैश प्रोग्राम से कोरोना फैला। सिंध के सूबाई वजीर नासिर शाह ने प्रोग्राम न्यूज बीट में बड़ा इल्जाम लगा दिया। एक तरफ आप लॉकडाउन भी सख्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा आपका सूबा और आपका शहर इफेक्ट हो रहा है। इसकी क्या वजह है? जो एहसास के तहत इन्होंने पैसे बांटे, अगर वहाँ पे मजमे लगा के वही बायोमेट्रिक, वही जो थंब इम्प्रेशन कराकर और हजारों लोगों को स्टेक पे लगा दिया, तो क्या इससे रुकेगा फैलने से? कितने लोगों को ये वायरस इससे लगा है? जो अभी ये चेक हुए हैं ना, जो रिपोर्ट हुई है, जो टेस्ट हुए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। नासिर शाह के इल्जाम को वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मजाक ही मजाक में रद्द कर दिया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है वो ठीक है, रात को टीवी पे कोई मसाला भी तो देना होता है ना, क्या वो उससे क्या फैसला है, क्या होना। वफाकी हुकूमत हो या सिंध सरकार, दोनों कह चुके हैं कि मई का महीना कोरोना वायरस के हवाले से बहुत भारी साबित होने वाला है। इस सूरत हाल में अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। वज़ीर आज़म की जानिब से तामीराती शोबे के लिए मुराद का ऐलान। इंजीनियरिंग काउंसिल ने तामीराती शोबे को बड़ा रिलीफ दे दिया है। इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त खत्म कर दी गई है। कंपनियों के लाइसेंस की तजदीद फीस 75% माफ कर दी जाएगी। बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर अली, बताइएगा इस हवाले से मजीद।
جی بالکل، پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ جو تعمیرات کا شعبہ ہے اس کو ریلیف دیا جائے، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے پرائم منسٹر پاکستان کے جو اعلان کردہ مراعاتی پیکج تھا اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اب انجینئرنگ کونسل میں جو رجسٹرڈ جو کانٹریکٹر ہیں اور انجینئرز ہیں ان کو لائسنس فیس سمیت جو بینک سٹیٹمنٹ جمع کرواتے ہوتے تھے یہ تمام شرائط معاف کر دی ہیں، اور اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو تعمیرات کا شعبہ ہے اس میں جو سرگرمیاں ہیں ان کو پرائم منسٹر نے بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اور بڑے ریلیف کا اعلان کیا، اسی کے پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ جو غیر کارآمد جو لائسنس تھا اس کو دوبارہ سے کسی بھی بولی میں جب وہ استعمال کرتے تھے تو اس پہ 3% سے زائد ان کو جرمانہ 3 گنا سے زائد عائد کرنا پڑتا تھا، اور وہ بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انجینئرنگ کی بایو میٹرک جو فرمیں ہیں وہ رجسٹریشن کرتی تھی اس پہ بایو میٹرک شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ 2 ماہ تک یہ ریلیف پیکج کا اعلان کیا تاکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو اٹھایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظہیر علی، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان 20 روز بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ ان کی صحت کے حوالے سے دنیا بھر میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ کیم جونگ ان 12 اپریل کو ایک تقریب کے دوران سرکاری میڈیا پر نظر آئے تھے، اس کے بعد سے ان کی صحت کے حوالے سے دنیا بھر میں افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ کیم جونگ ان 20 روز بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے ایک فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے۔ سرکاری میڈیا نے اس کے بعد ایسی مبینہ تصاویر بھی جاری کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیم جونگ ان فیتہ کاٹ رہے ہیں، تاہم شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کی اس خبر کی تاحال آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ مہلک وائرس سے حفاظت کے لیے جگہ جگہ نصب کیے گئے کلورین سپرے گیٹس کا فائدہ تو ثابت نہ ہو سکا، مگر انسانی صحت پر اس کے مضر اثرات ضرور سامنے آ گئے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک میں جگہ جگہ کلورین سپرے والے واک تھرو گیٹس نصب کرنے کا رجحان۔ جراثیم کش سپرے والے واک تھرو گیٹس کا فائدہ ہے یا نہیں، یہ بحث تو اپنی جگہ، مگر ماہرین صحت کے مطابق اس کا نقصان ثابت شدہ ہے۔ ہماری آنکھوں کے اوپر ایک نیچرل آنسو کی لیئر ہوتی ہے جو ہماری کارنیا کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ اس لیئر کو بالکل ریموو کر دیتا ہے۔ WHO کی گائیڈ لائنز میں ایسے واک تھرو گیٹس کے ذریعے جراثیم ختم کرنے کی کوئی مثال ہے، نہ ہی اس کا کوئی سائنسی ثبوت۔ اب جو گیٹ نصب ہو گئے، ان کے مضر اثرات کو کم کیسے کیا جائے؟ ڈاکٹرز نے احتیاطی تدابیر بھی بتا دیں۔ آنکھوں کے اوپر کوئی گوگل یا اینک پہنی ہوئی ہو، یا پھر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے گزریں تاکہ آپ کے آنکھوں کے اندر ایک تو وہ نہ آئے، دوسرا آپ اپنا منہ کھول کے مت جائیں کہ منہ کے اندر آپ کے وہ کلورین جا سکے۔ مہلک وائرس سے بچنے کے جتن کہیں آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کریں۔ کورونا سے حفاظت اپنی جگہ، لیکن ایسے سپرے گیٹ سے گزرتے وقت اپنی آنکھوں اور جلد کی احتیاط بھی لازم ہے۔ کیمرہ اسرار سلیم کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی رہنما نبیل گبول کے بیٹے کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے۔ ان پر ایک وکیل کو زخمی کرنے کا الزام ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سٹی کورٹ سے یہ خبر ہے کہ پیپلز پارٹی رہنما نبیل گبول کے بیٹے کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے نادر گبول کی 20,000 روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت کا نادر گبول کو پولیس سے تفتیش میں تعاون کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ نادر گبول پر وکیل ہارون خان کو زخمی کرنے کا الزام ہے۔ نادر گبول کے خلاف عدالتی حکم پر تھانہ ساحل میں 29 اپریل کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ کورونا گردی اور لاک ڈاؤن سے ساری دنیا پریشان ہے، لیکن مہنگائی کا زور ٹوٹنے سے تبدیلی سرکار پر اپوزیشن کا دباؤ کم ہونے لگا۔ جولائی 2019 کے بعد پہلی بار مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ شکیل احمد کی رپورٹ۔ کورونا گردی اور لاک ڈاؤن کے مارے عوام کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا، موز اور مہنگائی کو بریک لگنے لگی تو تبدیلی سرکار کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تنقیدی اننگز کو بڑا جھٹکا بھی لگ گیا۔ جنوری 2020 میں جو مہنگائی 10 سال کی بلند ترین سطح 14.6% تک پہنچ گئی تھی، فروری میں وہ 12.5%، مارچ میں 10.2% اور اپریل میں 8.5% کی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ اپریل 2019 کے مقابلے اپریل 2020 میں ٹماٹر 56%، چکن 29%، مچھلی 2.5% اور بجلی 6% تک سستی ہو گئی۔ سبزیاں، پیٹرول، ڈیزل اور چکن وغیرہ کے نرخ بھی اس دوران 3 سے 23% تک کم ہوئے۔ رمضان آنے پر مہنگائی اگرچہ نئے جھٹکے دینے لگی اور چینی، بیسن، دالیں 3 سے 27% تک مہنگے ہوئے، لیکن سیاسی پنڈت کہتے ہیں اپوزیشن کو اس پر بھی حکومت کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کا موقع کم ہی مل سکے۔
और फिलहाल अवाम और हुकूमत के वारे न्यारे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेल मसनूआत की कीमतों में भारी कमी के असरात अवाम तक पहुँचना अभी बाकी हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब, आजकल हर जानिब से बुरी खबरें आ रही हैं, खौफ का राज है। मगर आइए आपको आफतों के इस दौर में मईशत के मैदान से चंद अच्छी खबरें हम सुनाते हैं। अप्रैल शुरू हुआ तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि ये महीना मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें लाने वाला है, लेकिन इंतहाई बुरे हालात में शुरू होने वाले अप्रैल का इख्तिताम बहुत बेहतर हुआ। कोरोना से पहले खान सरकार की सबसे बड़ी ऑपोजिशन महंगाई बन चुकी थी, मगर अप्रैल में एक साल बाद महंगाई के नंबर्स 10% से गिरकर 8.5 पर आ गए। स्टॉक मार्केट में अप्रैल में रिकॉर्ड रेल पेल हुई। 100 इंडेक्स 29,000 की सतह से 34,000 तक जा पहुंचा। डॉलर के पर भी कटे और $1 की कीमत 166 रुपए से गिरकर 160 रुपए पर आ गई। कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। यही हाल पाकिस्तान की मईशत का भी है, जहां एक तरफ तो कोरोना लॉकडाउन नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी मार्केट में आने वाले ज़लज़ले से पाकिस्तान को कुछ फायदे भी मिल रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ बाजारों में अशिया खरोनोश की कमी नहीं है। होल-सेलर्स कहते हैं चावल, चीनी, आटा सब दस्तयाब है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ बाजारों में तलब और रसद की क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, शहर में सब्जी, फलों और अजनास की तलब के मुताबिक उनकी रसद मौजूद है या नहीं? कराची के मुख्तलिफ बाजारों में अशियाए ज़रूरिया की खपत भी मौजूद है, उसकी तलब के साथ साथ उसकी रसद भी बाकायदगी से जारी है। हमारी मुख्तलिफ दुकानदारों और ताजरों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि चावल हो, चीनी हो, दालें हो या दीगर अजनास, उसकी सप्लाई उन्हें बाकायदगी से मिल रही है। दरमियान में कुछ अरसे के लिए कुछ चीज़ों की शॉर्टेज ज़रूर हुई थी, लेकिन बाज़ारों में देखा यह गया है कि बाज़ दुकानदारों ने या होलसेलर ने इस बात की शिकायत की है कि बाज़ एंटीसेप्टिक अद्वियात की उनके पास कमी है, उसकी रसद उन्हें बाकायदगी से नहीं मिल पा रही, क्योंकि कोरोना के खदशे की वजह से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ एंटीसेप्टिक अद्वियात का सहारा लेते हैं। लेकिन बाज़ार में सब्जी हो या फल, उनकी कीमतों के हवाले से यकीनन सार्फिन ने शिकायत ज़रूर की हैं, लेकिन चीज़ों की कमी नहीं है और बाज़ार में जिस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा था उस एतबार से कोई बुहरान की सूरत नहीं है। चीज़ें मौजूद हैं, बाइफरात मौजूद हैं, और सबसे अहम बात यह कि अगर किसी चीज़ की कोई किल्लत अगर देखी भी गई है तो वो कुछ मखसूस यूटिलिटी स्टोर्स हैं कि जहाँ पर चीनी जो है और सस्ता तेल वो वाफिर मकदार में लोगों को नहीं मिल पा रहा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। खुर्शीद आलम, सिंध या दूसरे सूबे में खजूरें 100 से 150 रुपए क्यों महंगी हुई हैं, जानते हैं खैरपुर के खजूर के बाग में मौजूद हमारे नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, बताइएगा क्या कहते हैं किसान? जी देखें, लॉकडाउन के वजह से जो खजूर के काश्तकार है वो भी सख्त परेशान है, क्योंकि रमज़ान शरीफ में खजूर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी लॉकडाउन के बायस जो खजूर है वो मार्केटों तक नहीं पहुंच सकी। हम इस वक्त जो है खैरपुर के इलाके में मौजूद है। खैरपुर का इलाका जो यहाँ से खजूर सिर्फ मुल्क ही नहीं लेकिन दीगर दुनिया के ममालिक में भी खजूर जाती है और यहाँ की मशहूर खजूर होती है। यहाँ के माहिरीन का ये कहना है कि तकरीबन 2.25 लाख एकड़ पर यहाँ पर खजूर जो है वो काश्त की जाती है और रमजान शरीफ में खजूर का ज्यादातर कारोबार होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो रहा है, तो लोग जो है और काश्तकार जो है वो खजूर मार्केटों तक नहीं पहुँचा सके और मार्केटों तक खजूर न पहुँचने के बाद खजूर भी महंगी हो गई है। यहाँ सिंध की जो सबसे ज्यादा खजूर है वो असील खजूर और खुपड़ो खजूर मशहूर है, और जो यहाँ के असील खजूर है वो पहले 150 रुपए फी किलो के हिसाब से बेची जाती थी, लेकिन वही अब खजूर जो है तकरीबन 230 और 240 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। तो खुपड़ो जो 170 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलती थी बाजारों में, अब वही खुपड़ो जो है 250 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रही है। और कर्बलाइन जो यहाँ की मशहूर खजूर है वो भी 150 रुपए से 200 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। खैरपुर में तकरीबन 30 से ज्यादा खजूर बनाने की
फैक्ट्रियां भी है यहाँ पर जो है लाखों मजदूर भी कमाते हैं और बागात में भी कमाते हैं, लेकिन इस बार खजूर जो है मार्केटों तक न पहुंचने के बायस लाखों रुपए का एक तो नुकसान भी हुआ है और दूसरा जो काश्तकार है वो सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहिल जोगी, अपडेट किया आपने। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में मुकाबला चल रहा है कि मरेगा तो इंसान किससे ज्यादा मरेगा, क्या कोरोना से मरेगा या इंसान ज्यादा भूख से मरेगा। आपको इस बात का एहसास है बिलावल जरदारी साहब कि जब ये मामला आप शुरू करने जाएंगे कारोबारी तो वो शुरू हो सकेंगे भी या नहीं हो सकेंगे। आपको इस बात का एहसास है कि जो दिहाड़ीदार है, जो कि सफ़ेद पोश शख्स है, जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ इतने लाख लोग बेरोज़गार हो गए, इतने लाख कारोबारी लोग बर्बाद हो गए, अब मैं शुरू करूं, क्या वो शुरू कर सकेंगे? मैं अगर अपने कारोबार को आज खोलने जा रहा हूं तो मुझे मुश्किलात हो रही हैं। आपने सूबे सिंध के अंदर जिंदगी जो है वो इंसान की बड़ी मुश्किल में कर दी है। आपने बार बार कहा बिलावल जरदारी कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। आप डरते हैं, आप भाग जाते हैं। आप 1.5 महीने पहले निकले थे, आपने सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप बिलावल हाउस के बंकर में जाकर छुप गए। आप बिलावल हाउस के बंकर से कल वापस निकले, सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर रेस भाग गए। इधर आप भाग गए, उधर आपकी वजीर सेहत भाग गई आपके साथ साथ। सो कोरोना से लड़ना है बिलावल, कोरोना से डरना नहीं है। ये वक्त है अवाम की खिदमत करने का। निकालें अपने वालिद साहब को, पूछें वालिद साहब को क्या अवाम की खिदमत करनी है, बाहर निकलना है, अवाम की मदद करनी है। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम कहीं झूठ बोलें तो आप बताएं, हम गलत बयानी करें तो हम बताएं, ये हमारा काम है। हर अपोजिशन जमात का ये जिम्मेदारी है कि उसने हुकूमती जमात की नालायकियों को हाईलाइट करना है। वो हम कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे, उसके ऊपर हम नहीं रुकेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं। हमें बड़ा फ़ख्र है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस तरह काम कर रहे हैं। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह ताला तूने हमें ऐसे लीडर के साथ अटैच किया कि आज हम फ़ख्र से चलते हैं। लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, इस वजह से कि हमारा वज़ीर आज़म काम कर रहा है। उसके दिल में दर्द है अपनी आवाम के लिए, उसके दिल में पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुर्रमशेर जमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद तो आपने सुन ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल वफाकी हुकूमत पर तनकीद के क्या तीर चलाए थे वो भी आपको याद दिला देते हैं। कौन हमारा वजीर आजम को समझाएगा कि वो आप कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आजम है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उतरो और अपना काम करो। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना 1 रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला है अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए। आपने पूरा जोर तो सूबाई हुकूमत पे डाल दिया है। वफाक क्या काम करने को तैयार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है। वो सूबा को निशाना बनाया जाता है जहां सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है, जहां सबसे ज्यादा काम की जाते हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद। वफाकी सैबोटाज, दिन रात के सैबोटाज के बावजूद। सिंध का महकमा खुराक बैंकों का भी 70 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। सिर्फ यही नहीं, 70 अरब के वाजबात पर 5 अरब सालाना सूद भी देना पड़ता है। दूसरी जानिब महकमा खुराक ने 10 अरब मालियत की गंदम सरकारी गोदामों और रास्ते से गायब होने का एतराफ कर लिया। इंक्वायरी के लिए वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को मरासला भेज दिया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। सिंध में अजब करप्शन की गजब कहानी। कभी गंदम गोदाम में चूहे और परिंदे खा जाते हैं तो कभी रास्ते से हजारों बोरियां गायब हो जाती हैं। सामान्य हकायक से पर्दा उठाया तो सब हिल कर रह गए। सिंध सरकार का महकमा खुराक न सिर्फ गंदम की हेरा फेरी बल्कि महकमा बैंकों का 70 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। वाजबात 100 अरब तक पहुँचे तो 30 अरब की अदायगी की गई। 70 अरब के वाजबात पर 5 अरब रुपए सालाना सूद भी देना पड़ता है। शक्कर और घोटकी से चली गंदम रास्ते में चूहे खा गए। ये नामालूम चूहे कौन थे, कितने बड़े थे,
इंक्वायरी के बाद ही इसका पता चलेगा। मगर महकमा खुराक सिंध ने मान लिया कि सिर्फ कराची लाई जाने वाली गंदुम ही नहीं बल्कि सरकारी गोदामों से भी लाखों मैट्रिक टन गंदुम चोरी कर ली गई। जो भी मुलव्विस होगा, बड़े से बड़ा अफसर हो या छोटे से छोटा ऑफिशियल हो, वो तमाम के तमाम जो है वो कानून की गिरफ्त में लाए जाएंगे। इस साल जो है तकरीबन 14 लाख मैट्रिक टन प्रोक्योरमेंट का टारगेट दिया गया है कैबिनेट की तरफ से, और अब तक हमने तकरीबन 46% प्रोक्योरमेंट कर ली है। समा को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक कराची लाई जाने वाली 1,14,000 मैट्रिक टन गंदुम बीच रास्ते से गायब कर दी गई, जिसकी मालियत 4 अरब रुपए थी। सरकारी गोदामों से भी गंदुम की 1,72,701 बोरियां गायब की गयी, जिनकी मालियत 5 अरब 95 करोड़ रुपए से जायद है। दूसरी जानिब महकमा खुराक ने गंदुम खरीदारी का टारगेट पूरा करने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार देने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि महकमा खुराक की सुस्ती के बाइस 30 लाख टन गंदुम जखीरा कर ली गई है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो टारगेट पूरा करने में मुश्किल होगी। सिंध में गंदम और आटे के बहरान की वजूहात क्या थीं? नैब ने तहकीकात मुकम्मल करके ज़िम्मेदारों से 10 अरब रुपए की रिकवरी भी कर ली है। महकमा खुराक के अफसरान और दीगर के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सुबह सिंध में 15 अरब रुपए से जायद का गंदुम स्कैंडल। नैब ने तहकीकात के बाद पेशरफ्त रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक सिंध के 9 अजला में गंदुम स्कैंडल की अलग अलग इंक्वायरियां की गयी। मुख्तलिफ गोदामों पर छापों के दौरान 5 अरब रुपए से जायद की गंदुम गायब पाई गई थी। इंक्वायरी हुई तो पता चला कि अंदरून सिंध से शहर कायद के सरकारी गोदामों में भेजी गई गंदुम तो कभी कराची पहुँची ही नहीं। तहकीकात के साथ साथ बरामदगियां भी की गयी। नैब ने 15 अरब से जायद के स्कैंडल में से 10 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। नैब के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ मिल्स मालकान 2 अरब से जायद की प्ली बारगेन भी कर चुके। 180 दिन के क्रेडिट की बुनियाद पर गंदम स्टॉक से 9 अरब की अदायगियां रुकी हुई थी। नैब ने डंडा उठाया तो मिल्स मालकान ने 8 अरब रुपए से ज्यादा अदा कर दिए। गंदम स्कैंडल में मुलव्वस सूबाई महकमा खुराक के अफसरान समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर कर दिए गए हैं। नैब ने जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद रेफरेंसेस दायर करने का इंदिया भी दिया है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मंडी बहाउद्दीन, चिनियोट और जहलुम में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान गंदम और चावल की बोरियां बरामद कर ली गई। मंडी बहाउद्दीन में ज़िले इंतजामिया ने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गंदम की ज़खीरा की गई 37,000 से ज़ायद बोरियां बरामद कर ली हैं। 10 गोदामों को सील करके तहवील में भी ली गई गंदम की मालियत 10 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। दूसरी तरफ चिनियोट में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गंदम की 6,500 बोरियां और 3900 चावल की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। जेलुम में भी गल्ला मंडी देना के एक ताजिर के गोदाम पर छापा मारकर जखीरा किया गया 198 मैट्रिक टन चावल कब्जे में ले लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में गोदाम की तालाबंदी के साथ मालिक को 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। कानूनी कार्रवाई के लिए एसी दीना ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। और बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का इजरा करने वाले हैं। कोरोना वायरस के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने वसाइल मुख्तस कर दिए हैं। इजाफी वसाइल को मुतहर्रिक करने के लिए वज़ीर आज़म ने कोविड रिलीफ फंड भी कायम किया है। ये फंड इन लोगों को फराहम किए जाएंगे जो कोरोना बहरान के नतीजे में अपनी नौकरी से महरूम हो गए। एहसास प्रोग्राम के तहत इन अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इस हवाले से एक वेब पोर्टल कायम किया गया है। बेरोजगार अफराद इसी वेब पोर्टल पर दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वेब पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। एक तरफ कोरोना वायरस ने अवाम को घरों तक महदूद रखा हुआ है, वहीं कराची का मौसम भी अब आंखें दिखाने लगा है। महकमा मौसमियात ने 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी है। दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने अवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर दी। कराची वालों, शाम 5 बजे के बाद हुकूमत और 5 बजे से पहले सूरज घरों से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि मौसम का हाल बताने वालों ने 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी है। और 5 से 8 तारीख तक यानी 3 से लेकर 4 दिन तक ये कंडीशन रहेंगी कि टेम्परेचर 40 से 42 के दरमियान रहे। और लेकिन इसमें लकीली ये होगा कि ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होगा, ये हॉट, वेरी हॉट एंड ड्राई वेदर रहेगा 3 से 4 दिन। डीजी महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने शहरियों से अपील की कि गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। जो इसके पीक आवर्स होते हैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसमें ओपन सन में अपनी एक्टिविटीज़ कम से कम रखें, बाहर ना निकलें। वैसे भी लॉकडाउन की सिचुएशन है तो उसमें एहतियात करें।
محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغرب میں صحرائی علاقوں سے چلنے والی گرم ہوائیں کراچی میں درجہ حرارت بڑھنے کا باعث بنیں گی۔